Good morning students, welcome to your biology class. Dear students, today we will discuss about chromosomal theory of inheritance, linkage, ठीक है, and sex determination. तो theory of chromosome theory of inheritance. डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 1865 में उन्होंने किए थे अपने पब्लिश, दे रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 तक। वो सारा वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था 1900 तक। हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड एज कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। ये हुआ था उस टाइम पहला काम। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर जो था, दे आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द ट्रेड्स। तो उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स कहा था। मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज न्यू और अनएक्सेप्टेबल टू मैनी बायोलॉजिस्ट के लिए। ये भी एक कारण रहा। इसके बाद क्या हुआ, इन 1900 डीवरीज, कॉरिन्स और टैचोमेर्क इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किए दोबारा मेंडल के रिजल्ट्स और इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर्स के बेसिस के ऊपर। तब इन्होंने देखा कि तब उस टाइम बहुत सारी माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ चुकी थी। साइंटिस्ट जो थे वो ज़्यादा चीज़ों को देखने में कैपेबल थे। फिर 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट्स देखे गए सेल डिवीज़न के दौरान और उन पे वर्क किया गया और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई। जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको देने वाले थे वॉल्टर शटन एंड थियोडर बोवेरी। हम इसको शटन और बोवेरी की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वॉल्टर शटन या बोवेरी ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी 1902 में पब्लिश की थी। दे फाउंड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स, जो कि मेंडल्स ने यूज़ किए थे। इन्होंने कहा कि जो बिहेवियर था, मेंडल ने जो फैक्टर्स दिए थे, अगर उनका बिहेवियर देखें और अगर हम इसका बिहेवियर देखें, ये जो है क्रोमोसोम्स, तो ये सेम है। तो फैक्टर्स जो कि जीन्स हैं एंड यूज्ड द क्रोमोसोम मूवमेंट्स टू एक्सप्लेन द मेंडल लॉज। उन्होंने सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करी कि जीन्स और क्रोमोसोम दोनों ही पेयर्स में पाए जाते हैं अगर हम किसी नॉर्मल डिप्लॉयड सेल को स्टडी करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी इन्होंने देखी कि इन दोनों को ही सेग्रीगेट किया जा सकता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओनली एक ही मेंबर पेयर का जो है वो गैमेट्स में जाता है। फिर तीसरा कि मेंबर्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर ऑफ अदर पेयर, ये भी है। फिर सटन एंड बोवेरी ने आर्ग्यू किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। तो इस तरह से ये थ्योरी दे दी गई और इसमें जीन्स और क्रोमोसोम को पैरेलल सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई। फिर थॉमस हंट मॉर्गन और आए, जिन्होंने कि जेनेटिक्स में अपना योगदान दिया। ये जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, उसके ऊपर वर्क किया। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नाम है इसका पूरा। दे फाउंड सुटेबल फॉर स्टडीज़ इन जेनेटिक्स कि ये जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। एक ये फ़ायदा था इसका। फ्लाइज कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। तो लाइफ साइकिल छोटा था, ज़्यादा जनरेशन्स को हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेक कर सकते थे। फिर दे कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज इन प्रोजेनी सिंगल मेटिंग में बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते थे ये, तो उससे
वेरिएशंस को चेक करना भी इजी था। फिर इसके बाद था दे कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ, ये हो गया द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग थे, और मैनी टाइप्स ऑफ हेरेडिटरी वेराइटीज़ थी जो कि ईजिली ऑब्जर्व की जा सकती थी इनमें। मॉर्गन ने अपने डाई हाइब्रिडिक क्रॉसेस ड्रोसोफिला पे कैरी आउट किए सेक्स लिंक्ड जीन्स के साथ, और जीन जो कि हम कह सकते हैं एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 जीन्स अंडर कंसिडरेशन इन हिज एक्सपेरिमेंट, वो सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली, एंड एज इन केस ऑफ करेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, मेंडल ने जो भी करेक्टर स्टडी किए थे उनमें वो सेग्रीगेट हो जाते थे। लेकिन जो मॉर्गन ने फिनोमिना स्टडी किया उसमें इसने देखा कि एक पेयर सेग्रीगेट नहीं हुआ है, और इसको इन्होंने नाम दे दिया था लिंकेज का। अब आए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन ईटल, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन 2 जीन्स इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं, और द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी वाज मच हायर देन द न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। और इन्होंने इनको ये कहा कि अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि नए कॉम्बिनेशंस कम बने, बल्कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। एंड दे आल्सो फाउंड दैट प्रपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स वेरीज, वो भी वेरी किया। इवन 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसके लिए भी वेरी किया। फिर इन्होंने फाइंड आउट किया कि अगर लिंकेज स्ट्रॉन्गर होती है 2 जीन्स के बीच में तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। इन्होंने अपने फिनोमिना से ये डिस्कवर किया कि इफ़ लिंकेज इज़ मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन इज़ लेस। सेकेंड इन्होंने किया, हाइब्रिडाइज किया इन्होंने येलो बॉडी और वाइट आइड फीमेल को, जिनकी बॉडी येलो कलर की थी, आई जिनकी वाइट थी, ब्राउन बॉडी और रेड आइड मेल के साथ अपने क्रॉस 1 में। तो F2 जनरेशन में इन्होंने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% थे और रिकॉम्बिनेंट्स 1.3% थे। तो इसको इन्होंने दे दिया लिंकेज का नाम कि ये कंप्लीट लिंकेज है एक तरह से। दूसरा क्रॉस इन्होंने बनाया जब इन्होंने वाइट बॉडी फीमेल ली जिसकी मिनिएचर विंग थे, और मेल फ्लाई ली जिसकी येलो बॉडी और नॉर्मल विंग थे। और F2 जनरेशन में इन्होंने पाया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8% थे, जबकि रिकॉम्बिनेंट्स 37.2% थे। ठीक है, तो ये इससे इनको एक एविडेंस मिल गई कि लिंकेज बिटवीन द जीन फॉर येलो बॉडी एंड वाइट आई जो थी वो स्ट्रोंगर थी, तभी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मोर आए। और स्टूवेंट एक इनके पास साइंटिस्ट हुए जिन्होंने यूज़ किया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस ऑफ जीन्स, और इन्होंने इनको नाम दे दिया क्रोमोसोम मैप्स का। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट जो है ये क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से आया। हॉकिंग एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ट्रेस किया था स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को स्पर्मेटोजेनेसिस से फ्यू इंसेक्ट्स में, और ये ऑब्जर्व किया था कि 50% ऑफ स्पर्म जो थे वो उस स्ट्रक्चर को रिसीव करते हैं और 50% में नहीं है वो। इन्होंने इसको एक्स बॉडी का नाम दिया था, और लेटर ये भी फाउंड आउट हुआ कि ये क्रोमोसोम जो है ये एक्स क्रोमोसोम के नाम से आया। कई तरह के मेथड हैं हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन के, जैसे XO टाइप, X0 टाइप बोल दो, XO बोल दो, XX टाइप हो गया, फिर है ZW टाइप, और एक है हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो XO टाइप वाला जो था हमारे पास ये ज़्यादातर ग्रास हॉपर में पाया जाता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी। मेल जो है इसमें हिट्रोगैमेटिक है, 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एक एक्स और एक विदाउट एक्स। और स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे तो जाइगोट डेवलप होगा एक
जाइगोट डेवलप्स इनटू फीमेल, और इफ़ ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, नो एक्स क्रोमोसोम जिसके पास होगा तो मेल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से XX टाइप में, इसका केस हम ह्यूमन बींग्स का ले लें, XX और XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये। इसमें मेल जो है वो हिट्रोगैमेटिक है और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है। अगर स्पर्म बाई कंटेनिंग क्रोमोसोम के साथ है तो मेल प्रोड्यूस होगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम स्पर्म कंटेनिंग एग से फ्यूज़ करता है तो फीमेल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बाद अगला मेथड है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये कुछ वर्ड्स में देखी गई ज़्यादातर। तो ZW क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम्स में है, मेल में 22 क्रोमोसोम है। मेल जो है, फीमेल हिट्रोगैमेटिक है, वो ओवा प्रोड्यूस करेगी 50% Z क्रोमोसोम के साथ, 50% W के साथ, जबकि मेल जो है उनमें जो है होमोगैमेटिक हैं, वो दोनों ही Z क्रोमोसोम के साथ। तो सेक्स जो है वो डिसाइड करेगा फीमेल वाला गैमेट। फिर है हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये हनी बीज में देखी गई है। हनी बी में क्या होता है, ओवम अगर फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट से तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है 32 के साथ, जो कि क्वीन बनाता है। और अगर ओवम पार्थिनोजेनेटिकली यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो वो नया इंडिविजुअल, जिसको कि ड्रोन कहते हैं, मेल इंडिविजुअल, वो बनाएगा। मेल हनी बी हैप्लॉइड होती है, जबकि स्पर्म माइटोसिस से बनते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल जैसे 32 है, मेल 16 है। यहाँ 16 बनाएगी, यहाँ भी 16 क्योंकि ये माइटोसिस से बनाएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो 32 वाली फीमेल होगी डिप्लॉयड और ये ड्रोन्स होंगे। इसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज ये सेक्स डिटर्मिनेशन तक ओवर हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।